अरे आपने कुछ लीजिए ना। हाँ जी, मिठाई दो बेटा। ठीक है। हाँ, ये ईशा हमारी बिटिया और ये हमारी धर्मपत्नी उमा। चाय लीजिए। द्वारकानाथ जी, हमारे तीनों बच्चे ईशा, पीयूष और काजल बड़े ही सुशील और संस्कारी मम्मी, हैं। पापा वो ना आज स्कूल में। ये हमारी बेटी है काजल। काजल, सबको नमस्ते करो। हाय। अरे काजल, तेरे कपड़ों को क्या हुआ? वो हम स्कूल में खेलते वक्त गिर गए थे। जाओ कपड़े बदल के आओ। वो कहा है ना कि काजल हम तीनों में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे ज्यादा नटखट है। वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। मम्मी, समोसा बहुत गर्म है। हमेशा गड़बड़ करती है लड़की। देखना आज फिर ताऊ जी से डांट खाएगी। डांट तो खा ली, अब हमें समोसा खाने दीजिए बड़ी मम्मी। छोड़ रख, ये ले जा। अरे रहने दीजिए वृंदा मामी, हम ले जाते हैं। ये तोड़ फोड़ देगी। हम भी आपके साथ चलते हैं। चल। ईशा, वैसे पसंद क्या है आपकी? मूवीज देखना, खाना बनाना, यही सब। खाना बनाना? अच्छा, हमें तो आज तक कुछ बना कर नहीं दिया। और हमको भी कहाँ खिलाया? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये लो जूस। अरे होने वाले जीजा जी से मिलने आए है ना पीयूष भैया? और नहीं तो क्या? दिवेश जीजू, हम तीनों भाई बहन है ना, हर जगह साथ जाते हैं, तो अगर आप ईशा दीदी को लेकर गए तो हमको भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। और हमको भी। अरे बाप रे, अब एक काम करते हैं, तुम तीनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद हम ही यहाँ रहने आ जाते हैं। तो बड़ा मजा आएगा, क्यों ईशा दीदी? अवधेश भाई, झिझक कह रहे, बोलिए ना क्या हुआ? द्वारकानाथ जी क्या बोले? अगले महीने देवेश अमेरिका जा रहा है। द्वारकानाथ जी चाहते हैं कि इसी महीने ईशा और देवेश की शादी हो जाए। इतनी जल्दी पैसों का प्रबंध कहाँ से कर पाएंगे? भैया, ईशा भी हमारी बेटी की तरह है, तो शादी का आधा खर्चा हम उठाएंगे। और कल हम शेखर से भी बात करते हैं, वो भी जरूर मदद करेगा। नहीं महेश, बाहर वालों को घर के मामले में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भैया बचपन का दोस्त है मेरा, वो देखिएगा, वो खुशी खुशी मदद करेगा। हाँ ताऊ जी, शेखर चाचा बहुत अच्छे हैं। महेश, तूने हमारा आधा बोझ हल्का कर दिया। अरे भैया, काजल की जब शादी होगी ना तब हमारी शादी? नहीं ताऊ जी, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो मम्मी के साथ रहेंगे। ए काजल, आने दो काजल को। जेठ जी एकदम ठीक कहते, लड़की हाथ से निकलती जा रही है। शांत हो जा बेटा। महेश गया है ना काजल को लेने। आ गया फोन। हेलो, मिल गए ना काजल? फोन देना उसे। वृंदा, काजल भारती के घर आई ही नहीं। क्या? तो कहीं कहाँ वो? महेश, मिली क्या? नहीं। देख तू चिंता मत कर, किसी ने कुछ कह दिया होगा, यहाँ वहाँ मुंह फुला के बैठी होगी, मिल जाएगी। चल वहां ढूंढते हैं। काजल मिली? भैया कहाँ चली गई? भैया कहीं नहीं मिल रही। भैया हमको बहुत डर लग रहा है, पुलिस से मदद लेना चाहिए। आपने आखिरी बार काजल को यहीं देखा था? जी हाँ। अरे पापा, रास्ता भूल गए क्या? हमारा घर तो उस तरफ है। बेटा भूला नहीं, बस है ना, मैं काम पूरा करके आ रहे हैं। तो हम भी आपके साथ चलते हैं और आते वक्त हम चॉकलेट ले लेंगे। बेटा तो चॉकलेट तो शंभू चाचा से ले ले, हम बस काम खत्म करके आ गए।
काजल की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। अब तो सुबह जब दुकानें खुलेंगी सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं शर्मा, छोटी बच्ची का मामला सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। पेट्रोलिंग टीम से कहो कि तुरंत बच्ची की तलाश शुरू करें और पास में नाला वहाँ भी चेक करो। ओके सर। सुन तो कहाँ जा रही बिंदा? कहाँ जा रहे हैं? काजल नहीं है, कहाँ जा? मुझे जाना पड़ेगा उसमें। आ जाएगी काजल बेटा, तू शांति रखना। भाभी अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। कुछ नहीं होगा उससे, आ जाएगी वो। नहीं आई ना भाभी अभी तक। आ जाएगी ना काजल, तू शांति रखना। पता नहीं किस साल में होगी, कहाँ होगी। भाभी हमको हमारी काजल चाहिए। आ जाएगी बेटा। जी साहब, काजल कल शाम में दुकान पे आई थी हमारे। शंभू चाचा, हाँ बेटा, चॉकलेट। ले बेटा। अच्छा, जब वो तुम्हारी दुकान से गई तो तुमने किसी को उसके पीछे जाते हुए देखा था? कोई ऐसा जिसको देख के लगा हो कि शायद वो उसका पीछा कर रहा है? नहीं साहब। सर, इस सीसीटीवी फुटेज में काजल कैप्चर हुई है। एग्जैक्ट 6:13 पर वो इस गली से गुजरी थी और सर यहाँ से उसका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मतलब जो भी हुआ है वो इस 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ है और वो 6:13 के बाद। सर, पूरा रास्ता स्कैन किया है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन 6:13 पर किसी ने भी काजल को नहीं देखा और न ही किसी शोर शराबे की आवाज़ सुनी। तो क्या ये किसी जान पहचान वाले का काम जो काजल को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया? कोई करीबी? क्योंकि अगर ये किडनैपिंग का मामला होता तो अब तक फिरौती का कॉल आना चाहिए था। वृंदा, पापा नहीं मिल रही। नहीं मिली। वृंदा मिली? नहीं। अम्मा पूरा घर छान लिए, पड़ोसी में पूछ लिया, चाची नहीं मिल रही। भगवान, कहाँ गई होगी? भाभी, आप और ईशा यही रहिए, हम लोग बाहर जाकर देखते हैं। तो महेश, क्या हुआ? शेखर, वृंदा कहीं चली गई। अरे घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। वृंदा मामी मामी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आ जाएगी काजल। महज 12 साल की बच्ची को कितनी बेरहमी से क्यों मारेगा? जैसे इसके साथ रेप भी हुआ। सर, कल ही हमने ये जगह स्कैन करी थी, लेकिन तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हो सकता है कोई देर रात को लाश को ठिकाने लगाने आया हो। वैशी पने के हाथ देखा, सिर्फ मारा नहीं गया, मारने के बाद आंखें भी निकाली गई। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरा एरिया सील करो। बैठ सर। महेश जी, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, काजल की पीएम रिपोर्ट। उसकी मौत गला घोटने से हुई है सर। और रेप तो नहीं हुआ सर, लेकिन टॉर्चर काफ़ी किया गया उसे। पीठ और सीने पर जख्मों के कई सारे निशान हैं और 2 फ्रैक्चर्स भी। काजल को पहले बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया सर, और गला घोटने के बाद उसकी आंखें। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत, और ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है कि वह हैवान अभी भी आज़ाद घूम रहा है। शर्मा, वो हैवान मुझे किसी भी सूरत में जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए।
कौन बार बार फ़ोन कर रहा है? देवेश के पिताजी हैं, शायद शादी की तारीख फिक्स करने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। शाम को बात करते हैं उनसे, बोल देंगे कि 6 महीने के लिए शादी टाल दें। लेकिन अगर देवेश एक बार अमेरिका चला गया तो फिर पता नहीं कब लौट कर आएगा। तो क्या करें? यहाँ हमारे भाई की बेटी की जान गई है और तुमको अपनी बेटी की शादी की पड़ी है, हैं? भैया भाभी सही कह रही, अभी शादी टल गया तो हो सकता है कि रिश्ता भी टूट जाए। इससे अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहे, ईशा और देवेश की शादी इसी महीने होना जरूरी है। सब ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो हमारे कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसा करती। महज ये नफरत और जलन किसी भी इंसान को हैवान बना सकती है। आपकी फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश? सर मुझे एक आदमी पर शक है। किस पे? राधे। कौन राधे? सर वो यहीं पास में रहता है, महेश का दूर से रिश्तेदार भी लगता है। मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, बहुत ही गुस्सैल और अड़ियल इंसान है। अभी पिछले महीने एक नेहा नाम की लड़की को उसने बहुत परेशान किया था। छोड़ दो मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हें किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। काजल, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारना मत पापा, मुझे मारेंगे, मुझे मारना मत। नहीं मारेंगे, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। इस काजल ने तुम्हें मारा था ना? काजल, बुरी बुरी आंखों वाली काजल, इसने मुझे मारा था इधर लकड़ी से 5 बार। काजल ने तुम्हें मारा इसलिए तुमने काजल को मार दिया? शर्मानी चाहिए आपको। मेरा बेटा दिमागी तौर पे कमजोर है, इसे देखकर आपको लगता है कि वो किसी की जान ले सकता है? जानलेवा हमला तो कर ही चुका आपका बेटा कई लड़कियों पर। काजल ने तो पीटा भी था उसे, हो सकता है बदला लेने के लिए। बदला तो महेश और उसका परिवार ले रहा है हमसे साहब। अवधेश, महेश और हम दूर के रिश्तेदार हैं। उस चंदी जायदाद के लिए हमारा केस भी चल रहा है कोर्ट में। उसका फैसला हमारे हक में आया, उसी का बदला लेने के लिए महेश हमारे बेटे को फंसा रहा है। हाँ, लेकिन राधे की जहनी हालत की वजह से हमें उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी। लेकिन सर, अगर कस्टडी नहीं मिलेगी तो इंटरोगेट कैसे करेंगे? राधे की कस्टडी हमें एक ही सूरत में मिल सकती है, या तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हो या फिर कुछ चश्मदीद गवाह। राधे पर हर वक्त नजर रखो और ये भी पता करो क्या महेश की फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी थी। उठे, उठ। अरे कौन आवाज कर रहा है? उठ, 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 उठ। काजल जहां से गुजरी थी वहां तुम दोनों के नशा करने का अड्डा था, लेकिन काजल की मौत के बाद तुम लोगों ने अपना अड्डा बदल दिया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमें तो पता भी नहीं कि वो लड़की। वैसे क्या नाम बताया था साहब आपने? ये देखो, ये वो लड़की है काजल, ध्यान से देखो और बताओ। उस दिन मैंने इस लड़की को देखा था किसी आदमी के साथ। कौन था वो आदमी? नहीं पता ना कौन था वो। ये दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनकी हड्डी पसली एक कर दो। जब तक उस आदमी का नाम याद ना आना है छोड़ना मत इनको। तो मुझे लगता है नशोड़ियों ने उठाया काजल को और अब कहानियां बना रहे हैं। मुझे राधे के ऊपर डाउट है सर। तो सवाल ये है कि काजल को अगर राधे या कोई और जबरदस्ती उठाकर लेकर गया होता तो काजल शोर तो मचाती। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? हो सकता है सर पीछे से हमला किया हो अचानक। दोनों नशेड़ी पर नजर रखो और राधे से पूछताछ करते रहो, देखते हैं क्या सामने आता है। राइट सर। और एक बात सर, हमने काजल के नेबर्स और घर वालों से तो बात की है, लेकिन काजल जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पे बात नहीं की अभी तक। शर्मा, महज 12 साल की बच्ची थी, तो स्कूल में ऐसा क्या हुआ होगा जो बात मर्डर तक पहुंच जाए? जुवेनाइल क्राइम्स आजकल काफी बढ़ गए हैं, इसलिए। सर, स्कूल क्राइम और शूटआउट बाहर के देशों में भी देखने को मिले हैं और हमारे यहाँ भी। ठीक है, बात करते हैं स्कूल में। 1 2 3 4 5 6 7। अरे रे, देखो तो बेचारी काजल गिर गई। इसे तो प्रीफेक्ट बनना था ना। चलना आता है नहीं, बनेंगे प्रीफेक्ट। तुम खुद को बुली समझते हो?
हम बुली समझते नहीं है बच्चों, हम बुली हैं। स्कूल में सब डरते हैं हमसे। गुड मॉर्निंग सीना सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखा कैसे डर गया ना। दोबारा हमें यहाँ हमारे दोस्तों को तंग मत करना, वरना सच में प्रिंसिपल सर को बता देंगे। फिर ना ही तुम प्रीफेक्ट रहोगे और ना ही स्कूल में। उस दिन के बाद से आकाश उसके पीछे ही पड़ गया था और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अब पड़ी रहे इधर ही। भारती, प्रिया कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। फिर हमने आकाश को 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया और उसे प्रीफेक्ट की पोजीशन से हटा दिया और उसकी जगह हमने काजल को प्रीफेक्ट बना दिया। मानते हैं सर, हम काजल को बहुत परेशान करते थे, लेकिन हम उसको कुछ नहीं किए। काजल की वजह से आपको 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। आपको प्रीफेक्ट से हटाकर काजल को प्रीफेक्ट बना दिया गया। बुरा तो लगा होगा ना बेटा आपको? ये कैसा सवाल है सर? ऐसे सवाल पूछ के हमारे बेटे को टॉर्चर मत कीजिए ना सर। हेलो, अरे बोला ना आपको, लोडिंग हमारे सामने होगी, एक छोटा सा काम निपटा के आ रहे हैं ना हम। हाँ सर, हमारा बेटा ऐसा वैसा लड़का नहीं है, टॉपर है क्लास का। अगर आपका बोला ना आपको, पहुंच रहे हैं। क्या कह रहा था मैं, आप हमारे बेटे को परेशान मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट काम? आपके बेटे के फ्यूचर और उसकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बात को समझिए ना सर। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो लड़की मरी है ना, उसकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट थी। उसका कत्ल हुआ और उसके कातिल को ढूंढना हमारा काम है और ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। हमें पूरा भरोसा है हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, उसको पकड़ के रखो। नमस्कार सर, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। हाँ, कत्ल का कुछ पता चला? हमारे पास रोज़ बहुत सारे केसेस आते हैं, इंसानों की गुमशुदगी के, हत्या के, अपहरण के। अब क्या करें, हम उन केसेस पे ध्यान दें या पूरा का पूरा पुलिस महकमा तुम्हारे गाय के हत्यारों के पीछे लगा दें? बोलो क्या करें? माँ, ईशु दी की शादी में ना मैं ये पहनूंगी, अच्छी लग रही हूँ ना? एकदम परी लग रही है। वृंदा, भाभी साड़ी दी है आज पूजा में पहनने के लिए। काहे अपना जख्म कुरेद रही है? हम कहे थे ना, काजल का सारा चीज खुद से दूर कर दो। वृंदा, ईशा भी हमारी बेटी है और 10 दिन के बाद उसकी शादी है, तो ये मातम छोड़ो और शादी की तैयारी के लिए भाभी का हाथ बटाओ। काफी अजीब है सर, काजल की हत्या को अभी कुछ ही दिन हुए और उस घर में शादी भी हो रही है। इतनी जल्दबाजी आखिर किस लिए? सर, वो दोनों नशेड़ी आलोक और प्रेम कुछ बताना चाहते हैं। चलें शेखर? शेखर? सर, क्या शेखर ने काजल को मारा? नहीं सर, हम नहीं मान सकते सर। देखिए, हमें 2 चश्मदीद गवाह मिले जिन्होंने उस रात काजल को शेखर के साथ जाते हुए देखा था। लेकिन सर, शेखर हमारा बचपन का दोस्त है सर। हाँ, मैं मिला था उस शाम काजल से। ये काजल कहाँ भटक रही है? भूतनी तो भटकेगी और क्या करेगी? अच्छा ये बताए, भूतनी गोलगप्पे खाएगी? तो चल मेरे साथ। फिर तुम काजल को अपने साथ ले गए
उसे मारा पीटा, उसका गला दबाया और उसकी आंखें निकाल ली। इतनी घटिया हरकत, तुम जैसे इंसान को तो जीने का भी हक नहीं। हाँ सर, सही कहा आपने, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे फांसी दे दीजिए सर। ये ड्रामा बंद कर, ये बोल कि काजल को क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा, वरना मार मार के उगलवाएंगे। मारिए सर मुझे, मारिए सर मुझे। मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ सर। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस केस को क्लोजर नहीं मिला। चश्मदीद गवाह है, कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, भी ऐसा लगता है जैसे केस सॉल्व नहीं हुआ। क्यों सर? पहली बात तो ये है कि शेखर ने काजल को अगर मारा है तो मोटिव क्या था, उसने नहीं बताया। उसने काजल को कहाँ मारा, नहीं बताया। काजल को कहाँ छुपा के रखा था, नहीं बताया। यहाँ तक कि काजल को पेट पर कब लटकाया, उसने कुछ नहीं बताया। तो आपको लग रहा है सर शेखर हमसे झूठ बोल रहा है? लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है सर कि कोई खून का इल्ज़ाम अपने सर पे क्यों लेगा? यही सवाल तो ध्यान में घूम रहा है, पर मेरी गट फीलिंग कहती है शेखर खूनी नहीं। राधे के कोई अपडेट? नहीं सर, उसके घर के आसपास लोग लगाए हैं, लेकिन उस दिन के बाद वो घर से ही बाहर नहीं निकला। शायद बाप ने रुक रखा हो। आकाश और उसके फादर विवेक, उनकी बैकग्राउंड भी खंगालो। हो सकता है टॉपर बेटे के सस्पेंशन से बखला कर उसने ये कांड किया। सर आज ही अपने खबरों को काम पे लगाता हूँ। पता कर। सर एक बात दिमाग में आई है, ये भी तो हो सकता है सर कि ये शेखर किसी और को बचाने के लिए इल्ज़ाम अपने सर पे ले रहा है। महेश उसका बचपन का दोस्त है। शेखर ऐसा क्यों करेगा? ये शेखर की फैमिली प्रयागराज में नहीं रहती ना? नहीं सर, 10वीं के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन 3 साल पहले अचानक वापस आ गया और अकेला ही रह रहा है। मुद्दा तो यही है कि शेखर आखिर किसी और के खून का इल्ज़ाम अपने सर क्यों ले रहा है। अब अगर हमें यह जानना है तो हमें शेखर की ज़िंदगी की किताब के पन्नों को पीछे की ओर पलटना होगा। आज ही मुंबई के लिए रवाना हो और पता करो शेखर का गुजरा हुआ कल। ओके सर। शेखर आज मत जाओ ना ऑफिस। क्या करें, जाना तो हम भी नहीं चाहते, पर हम ना अपना सारा काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं ताकि अपने बच्चे और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। चलो अपना ध्यान रखना। सब पता नहीं कैसे हुआ, मैं जब घर के अंदर गया सारा सामान बिखरा हुआ था और मेरी बीवी तृप्ति वो भी कहीं नहीं थी। सब बाहर निकल के सब लोगों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। सर प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर, मेरी बीवी मां बनने वाली है। क्या शेखर पर उसकी बीवी की मौत का चार्ज लगा था? जी सर, शेखर 1 साल तक जेल में था, डिप्रेशन में चला गया था। फिर जब कोई सबूत या गवाह नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। और दोनों मियाँ बीवी के बीच अनबन की वजह क्या थी? वो पता नहीं चला। उसकी बीवी तृप्ति मिली? नो सर। उसकी डेड बॉडी? नो सर। मैंने SHO वागले से कहा है कि इस केस में कोई भी अपडेट मिलता है तो वो इन्फॉर्म करे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, शेखर की बीवी तृप्ति गायब हुई 3 साल पहले, तो 3 साल पहले गुजरे उस हादसे का काजल के केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर ने अपनी बीवी का कत्ल किया था लेकिन सजा से बच गया, अब वही गिल्ट उससे काजल का कत्ल कबूल करवा रहा है? सर कम है सर। माफ़ी चाहते साहब आपको तकलीफ देने के लिए। दरअसल हम नहीं चाहते कि ये बात फैले और हमारी बच्ची किसी मुसीबत में फंस जाए। बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। बोलो भारती, क्या बताना चाहती हो? बोलो बेटा।
दिखाओ मैडम को। सर सर हमने क्या किया सर? सर हमने कुछ नहीं किया सर। ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारे बच्चे हैं साहब। इन्होंने क्या किया? सुना है तुम तीनों भाई बहन में बड़ा प्यार था, और तुम दोनों में तो कुछ ज्यादा ही प्यार था। इश्क एक नाजायज रिश्ता। तुम दोनों के राज से पर्दा उठ चुका है। अब बेहतर यही होगा कि आगे की कहानी तुम लोग खुद बताओ। बोलो। हाँ सर, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, बचपन से साथ में खेलते कूदते बड़े हुए, और हमें पता है कि समाज कभी भी रिश्ता मंजूर नहीं करेगा, मगर हमने कभी पीयूष को अपना भाई नहीं माना और नहीं मानेंगे। आप बाबूजी तो बचपन में ही बस हादसे में गुजर गए थे। उसके बाद में महेश मामा और अद्वेश मामा ने ही मेरा पालन पोषण किया। ईशा की शादी हम किसी और से होते हुए नहीं देख सकते थे, और ना ही ईशा के साथ शादी हम सबके सामने कर सकते थे, इसीलिए हमने ये रिश्ता सबसे छिपाया था। पीयूष, 1 महीने में शादी हो रही है हमारी। हम मर जाएंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। हम तेरी शादी के 1 दिन पहले यहाँ से भाग जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे। फिक्र मत करना, तू मत कर तू फिक्र, मैं सब संभाल लूंगा। ईशा दीदी, पीयूष भैया। अब अगर काजल इसके बारे में पूरे परिवार को बता देती तो तुम दोनों के भागने का प्लान चौपट हो जाता। उस दिन तुम काजल को भारती के घर के बाहर मिले थे। झूठ तो बोलना मत, क्योंकि भारती हमें सब कुछ पहले ही बता चुकी है। हाँ, ये बात सच है सर। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ईशा को भी समझ में आ गया है। हमने भागने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। सच्ची, सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा कि घर वाले चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम किसी को बताओगे तो नहीं? ठीक है भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर आप अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है। काजल ने वादा किया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। हमने भरोसा किया था उस पर उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। उसने अपनी दोस्त भारती को सब कुछ बता दिया था। तुम काजल को मिले, अब उसे अपने साथ ले गए, उसे मारा पीटा, उसकी आंखें निकाल ली, उसका गला दबाया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर। हमने काजल को नहीं मारा। इसी भतीजी की शादी के लिए मरे जा रहे थे ना आप? हाँ, अपनी बेटी के शौक से ज्यादा आपको उसकी शादी की पड़ी थी। ईशा और पीयूष के साथ साथ आप भी मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार हैं। महेश, ईशा और पीयूष जो कर रहे थे वो गलत था, सरासर गलत था, और हम ईशा को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ईशा काजल को मार सकती है। अरे अपनी सगी बहन मानती थी वो उसे। हाँ महेश, हमें तो लगता है कि ये काम सिर्फ पीयूष का है। भैया, हम हमेशा आपका इज्जत किए, आपके हर बात को माने, लेकिन इस मामले में अच्छा होगा कि आप कुछ न बोलिए। हाँ वागले, बोलो। क्या शेखर की बीवी तृप्ति जिंदा है? जी सर, ऐसे जो वागले ने ढूंढ निकाला। शर्मा, तुरंत मुंबई के लिए निकलो। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं राकेश से प्यार करती थी। शेखर की कंपनी में राकेश ड्राइवर था। और
मैं शेखर को छोड़ना चाहती थी, इसीलिए ये हम दोनों का प्लान था। अपनी आज़ादी के लिए तुमने एक बेकसूर को फंसा दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम उससे साफ साफ बात कर लेते, डिवोर्स दे देते। मेरे फैमिली वाले मुझे डिवोर्स लेने नहीं देते, पर तब मैंने ये नहीं सोचा था कि शेखर मेरे खून के इल्जाम में जेल चला जाएगा। पर एक तरह से मैंने भी सजा भुगती। कैसी सजा? शेखर से अलग होने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाई। मेरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। शेखर भी डिप्रेशन में था और अभी भी जेल में बंद है वो। एक बच्ची के खून का इल्जाम है उसके सर पे। सब शेखर कभी खून नहीं कर सकता। वो तो बहुत नेक इंसान है। मैं ही बेवकूफ थी जो उसको समझ नहीं पाई। सर, शेखर की हिस्ट्री जानने के बाद तो तकरीबन यकीन से कह सकते हैं कि ये निर्दोष है। पीयूष और ईशा दोनों अपनी बात पर अड़े हुए, लेकिन दोनों काफ़ी शातिर हैं। एक ही घर में रह रहे थे, अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन सर, पीयूष के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। पीयूष से मिलने के बाद काजल सीधे अपने घर गई थी, जहाँ उसके पिता और शेखर उसे मिले थे। यानी कि पीयूष से मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक थी। राधे की कोई अपडेट? नहीं सर, कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं है। तो फिर आखिर इस केस की चाबी है कहाँ? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। काजल सबसे पहले मिली थी पीयूष को भारती के घर के बाहर। उस वक्त बजे थे 5:15 सर। 5:15। फिर वहां से जब काजल अपने घर लौट रही थी तो वो अपने पिता महेश से मिली। टाइम 5:55। फिर वहां से वो शंभू की दुकान पे गई। उस वक्त बजे थे तकरीबन 6:15। 6:15 और 6:30 बजे उसे शेखर मिला और वहां पर आलोक और प्रेम भी मौजूद थे उस वक्त। और उसके बाद से 36 घंटे के लिए काजल गायब थी। और 36 घंटे बाद उसे सबसे पहले देखा उसकी माँ ने, जब उसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। इसका मतलब सर, इन 36 घंटों में काजल कहाँ थी, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा। और सर, वो लड़का राधे जिसको काजल ने पीटा था, और स्कूल का वो लड़का आकाश, उसका फादर विवेक। सस्पेक्ट बहुत है हमारे सामने, पर इन सस्पेक्ट्स में से कातिल कौन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल अभी तक हमारी रडार में आया ही ना हो? जय हिंद सर। सर, अभी तक काजल से जुड़े लोगों पे शक कर रहे थे हम, लेकिन इस हत्या के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है। हो सकता है हम गलत हों, पर हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। हमें आगे तो बढ़ना होगा, चलते रहना होगा, वाला डायरेक्शन में ही सही। हो सकता है चलते चलते हमें सही मंजिल मिल जाए। सर, लोकल पुलिस स्टेशन से केस फाइल की कॉपी मंगवाई है। काजल की तरह इस लड़की रिया, इसको भी टॉर्चर किया गया था और आंखें निकाली गई थी। इस केस से कोई क्लू मिला? जी सर, एक आई विटनेस है केस का। लड़की को अगवा करने से पहले उसने स्कूल के बाहर एक आदमी को टैक्सी पार्क करते हुए देखा था। कौन है टैक्सी ड्राइवर? सर, ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आई विटनेस का कहना था कि उसका हेयर स्टाइल कुछ अजीब सा था। टैक्सी ड्राइवर, अजीब हेयर स्टाइल। काजल की लाश जहाँ मिली थी वो एरिया अभी भी सील है ना? जी सर। उस पूरे एरिया में पता करो, क्या किसी ने किसी ऐसे टैक्सी वाले को देखा था जिसका हेयर स्टाइल अजीब था? और इस एरिया में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है सबको खंगालो। गाइस, मैं जानता हूँ काम बहुत मुश्किल है, बट लेट्स क्रैक दिस केस।
लेकिन टायर मार्क्स की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर ये एरिया कभी से सील है, ये सब पहले क्यों हो गया? एक्सपर्ट को बुलवाओ, पता लगवाओ कि टायर मार्क्स किस व्हीकल के हैं। अब इस केस में रोशनी अंधेरे में तीर चलाने से ही होगी। पीयूष जा चुका है और अब उसे कभी याद भी मत करना। अरे शुक्र मना कि देवेश तुझसे अब भी शादी करने के लिए तैयार है। ईशा अब और कोई कांड मत करना। हम वादा करते हैं माँ, अब जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। सर मैं प्रयागराज में हुए दूसरे सिमिलर केसेस ढूंढ रहा था, तो ये केस मेरे सामने आया, अवनी दीक्षित का। काजल, रिया और अवनी, तीनों केसेस में विक्टिम को पहले टॉर्चर किया गया, उसके बाद उनकी आंखें निकाली गई। और सर इन तीनों में से किसी का भी रेप नहीं हुआ। शर्मा, तुमने एक चीज नोटिस की? इन तीनों विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है। क्या सर? तीनों की आंखें भूरी हैं। अवनी दीक्षित केस में विक्टिम के आसपास कोई टैक्सी वाला नजर आया था? नो सर, अभी तक कोई भी आई विटनेस सामने नहीं आया। सर, हाँ सर, काजल मर्डर क्राइम सीन में जो टायर मार्क्स मिले थे वो एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा है। एक्सपर्ट के मुताबिक वो टायर मार्क्स कम से कम 15 दिन पुराने हैं। 15 दिन? यानी लगभग उसी समय जब हमें काजल की लाश मिली थी। मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। उसी रिक्शा में काजल की लाश को लाया गया होगा। लेकिन सर आई विटनेस ने रिया के केस में जिस ड्राइवर को देखा था वो टैक्सी चला रहा था। शर्मा, लेट्स कीप इट सिंपल। हम एक ऐसे ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं जिसका हेयर स्टाइल अजीब है, फिर वो चाहे रिक्शा चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी टीम को काम पे लगाओ। जब तक ये बंदा मिल नहीं जाता कोई घर नहीं जाएगा। सर ये 2 ड्राइवर्स मिले हैं, दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने अलीब हैं। 1 मिनट सर, ये आदमी, इसको तो देखा है मैंने सर। कौन है ये तो वही ड्राइवर है सर जिसके साथ शेखर की बीवी तृप्ति भागी थी। राकेश नाम है इसका। सर अभी कुछ देर पहले ही छोड़ा है मैंने, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उठा लेते हैं उसे। नहीं, रुको, जाने दो उसे, लेकिन नजर बनाए रखो। ये जो भी है अब इसे सबूत के साथ ही पकड़ेंगे। हेलो, हाँ मैं घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आप लगाइए मेहंदी। तो केदार जी, राकेश को जानते हैं ना? इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो मिले थे गली में। अच्छी याद आया, लेके जाओ। बोलिए केदार जी, सच का बोझ बहुत भारी होता है, उतार दीजिए। राधे, हमारा बेटा, आप तो जानते ही हैं कि वो दिमागी तौर पे कमजोर है। हमारा वंश आगे बढ़े इसके लिए हमने हमसे कम उम्र की लड़की शीला से शादी कर ली, ताकि तंदुरुस्त और हेल्दी बच्चा पैदा हो। 3 बार हमारी बेबी उम्मीद से थी, लेकिन तीनों बार बच्चे पेट में ही मर गए और हमें हर हालत में तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। इसलिए हम हमारी बीवी को लेकर बंबई चले गए। कुछ दिनों के बाद हमें तृप्ति मिली, शेखर की बीवी। केदार जी प्लीज शेखर को मत बताइएगा। नहीं बताएंगे, हम हमारी परेशानी में उलझे हुए हैं, इसीलिए तो मुंबई आए हैं। क्या परेशानी है आपको? दूसरी शादी इसलिए की ताकि बच्चा हो जाए। ये मेरा पति है राकेश। बंबई इसलिए आया हूँ कि बीवी का इलाज हो जाए तो मैं घर का चिराग मिल जाएगा। राकेश हमें एक बाबा के पास लेके गया। उसने
उपाय भी बताए। तेरी पत्नी जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे बलि देनी होगी। 3 गायों की बलि, 10 कुत्तों की बलि और 3 भूरी आंखों वाली लड़कियों की बलि देने के लिए कहा। राकेश ने कहा कि गाय और कुत्ते की बलि तो वो खुद दे देगा। जानवर को मारना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इंसान को। काजल को कैसे चुना? किस्मत ने साथ दिया साहब। मेरी बीवी का पहला पति शेखर भी वहीं रहता था, काजल को अच्छे से जानता था। हमने उस रात काजल को रोका और उसे बताया कि तुम्हारे शेखर चाचा की खोई हुई बीवी मिल गई है। शेखर चाचा की बीवी? आप उन्हें जानते हो अंकल? हाँ बेटा, अच्छी तरह से। उनकी फोटो भी है मेरे पास, ये देखो। अभी कहाँ है वो? चलो मेरे साथ, मिलवाता हूँ उनसे। तृप्ति चाची कहाँ है? है ना कत्थई आंखें, जैसी चाहिए थी। काजल के बाद 2 लड़कियां और उठाई इसने, और उनको भी काजल की तरह ही मारकर पेड़ पे लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। उस ढोंगी बाबा को मुंबई में अरेस्ट कर लिया सर, और उसने सब कबूल भी कर लिया। सर कुछ सोच भी नहीं सकता था केदार एक बच्चा पाने के लिए इतना घिनौना जुर्म करवाएगा। अंधविश्वास और लालच का मेल बड़ा खतरनाक होता है। केदार को हर हालत में अपनी संतान चाहिए थी। इसी लालच में वो ये खतरनाक खेल खेल रहा था, जिसमें उसका साथ उस सरफिरा राकेश दे रहा था, और जिसका फायदा उस ढोंगी बाबा ने भी उठाया। अफसोस सिर्फ इस बात का है, इस खेल में उन 3 मासूम बच्चियों ने बिना वजह अपनी जान गंवा दी। और शेखर, जो बेकसूर होने के बावजूद अपनी बीवी तृप्ति के केस में आरोपी बना, पूरी तरह से टूट चुका था। जब काजल के केस में सस्पेक्ट बना तो उसने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हम असली कातिल तक पहुंच गए और एक बेकसूर को फिर से बलि पर चढ़ने से बचा लिया।